मीडिया मैप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया मैप के कार्यक्रमों में हम लोग तरह तरह के विषयों की चर्चा करते हैं जो देश की राजनीति पर, समाज पर और आर्थिक विषयों पर हम लोग मुद्दों को उठाते हैं और जो हमारे साथी होते हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं। उन विषयों पर उनका ज्ञान विस्तृत होता है। दशकों तक उन्होंने इस प्रकार के मुद्दों को, इस प्रकार के विषयों पर अध्ययन किया होता है, अध्यापन किया होता है, पर लिखा होता है, शोध किया होता है। हम इन मुद्दों की उनसे चर्चा कर। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं हमारे विचार में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजनीति, देश की राजनीति, किसी भी देश की राजनीति हमेशा उसके समाज पर बहुत असर पड़ता है और जब राजनीति में विमर्श कड़वा होने लगे, बिगड़ने लगे, का स्तर गिरने लगे तो राजनीति पर ही नहीं समाज पर उसका असर। आप एक ताजा उदाहरण जो कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब अमेठी और रायबरेली में बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ट्रेटर या गद्दार हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं। मैं अपने साथियों से इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये गिरावट कैसे शुरू हुई, कब आई और इस पर जो पहला मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ, पर इसके पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आज हमारे साथ शिखा त्यागी जी हैं जिन्होंने राजनीति का बहुत नजदीक से उसको देखा है और कॉर्पोरेट जगत से आती हैं। उन्होंने इस पर काफी कुछ काम किया है। मैं दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर अनिल उपाध्याय। प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी काशी विद्यापीठ बनारस में कार्यरत रहे हैं। कई 50 से अधिक शोध छात्रों को उन्होंने निर्देशन दिया है। मीडिया के स्तंभ हैं और उन्होंने बहुत नजदीकी से देश की राजनीति को देखा है। हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर पत्रकार जिन्होंने ट्रिब्यून में भी काम किया है, प्रोफेसर अविनाश सिंह हैं जिन्होंने बरसों तक इन चीजों पर काम किया है। अभी इस वक्त वो जुड़ेंगे, मैंने उनको आमंत्रित किया हुआ है। मैं शुरू करना चाहता हूं प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी के साथ कि वो इस पर प्रकाश डालें कि जो राजनीतिक जो संवाद है, जो विमर्श है, उसका स्तर क्यों गिर रहा है, कब से गिरना शुरू हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेवार है। क्या हम मात्र राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करके उनको दोष दे सकते हैं? प्रोफेसर अनिल उपाध्याय। देखिए, ये भारतीय राजनीति का ये जो दौर है, भारतीय राजनीति के इस दौर में चारों तरफ अवमूल्यन दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एकाएक हुआ नहीं है। इसको हम अगर देखें कि थोड़ा पीछे जाएं तो ये जो पिछले 2 दशक से या 3 दशक से जो राजनीति चल रही है देश में, और खास तौर से 2010-11 के बाद 12-13 से जो लगातार जो राजनीति चल रही है, वो केवल चरित्र हनन की राजनीति चल रही है। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए गए, लांछन लगाए गए और गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। उनके मौन मोहन कहा गया और क्या क्या कहा गया। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जिस तरह से यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के लिए या अन्य लोगों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वर्तमान सत्तारूढ़ दल द्वारा, उन लोगों ने जर्सी गाय और कांग्रेस की बुढ़िया और क्या नाम है, तमाम और तरह का जो विधवा विलाप, तमाम ऐसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे एक राजनीति की मर्यादा, शब्दों भाषा की मर्यादा खत्म हुई और भाषा की मर्यादा लगातार खत्म होती गई और लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे। ठीक है, जो राहुल जी ने जो इस्तेमाल शब्द का किया है वो हो सकता है कि कुछ लोगों को नागवार गुजरे, उन्होंने देशद्रोही भाषा, लेकिन किस संदर्भ में किया ये देखना चाहिए। राहुल गांधी ने कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा है कि ये पर्टिकुलर यही देशद्रोही है। अगर हैं तो उनका कारण बताया है कि हमारे भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है और जिस तरह से देश को एक तरीके से बेचने का काम हो रहा है, खासतौर से अडानी के प्रकरण को लेकर देखा जाए तो अडानी और गुजरात के जो पूंजीपतियों को जिस तरह से लगातार हमारे भारत सरकार के जो सरकारी प्रतिष्ठान थे तो लगातार बेचे गए, रेलवे के बेचे गए, रेलवे का स्टेशन बेचे गए, एयरपोर्ट हमारे बेचे गए, अडानी एयरपोर्ट हो गया जगह जगह, या और भी प्रतिष्ठान जो हमारा बीएसएनएल था तो लाभ का था और बहुत प्रॉफिटेबल था, नवरत्न में आता था, बीएसएनएल की भी हालत खराब हुई। तो हमारे सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान जो लगातार बेचे गए और जिस तरह से अडानी को लेकर प्रधानमंत्री जी हर जगह जाते थे, हर देशों में, और भारत का समझौता कराते थे और कॉन्ट्रैक्ट होता था, आर्थिक डील होती थी, उस डील को लेकर भी बड़े विवाद खड़े थे। उसको लेकर अगर उन्होंने ये कहा कि हम, और अमेरिका के साथ खास तौर से, और इजराइल और अमेरिका, ये 2 देश ऐसे हैं जिनका पूरा नियंत्रण एक तरीके से भारत के ऊपर आज हो चुका है। एपस्टीन फाइल विवाद के बाद तो और भी ज्यादा हो गया। उसमें तमाम चैनल वहाँ का ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो बार बार कहते
हैं मैं जब चाहूं 2 मिनट में मोदी जी का जो है करियर खत्म कर सकता हूं। क्या मतलब है धमकी का? बार बार धमकी देते हैं और मुझे लगता है कि धमकी के दबाव में आ भी जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार उसके दबाव में आ जा रहे हैं। और इजराइल भी जिस तरह से जो राजनीति कर रहा है, जिस तरह से मोदी जी गए इजराइल और ईरान के वार के ठीक एक दिन पहले, और उनको ऐसा सम्मान दिया गया जिसके पहले वो सम्मान किसी को दिया ही नहीं गया था। वो सम्मान मिला और तुरंत युद्ध ने छेड़ दिया। तो और ईरान से हमारे बहुत पुराने पारंपरिक संबंध हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने बनने के बाद उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। न वामपंथियों के साथ हुए न दक्षिण पंथियों के साथ हुए। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, ये किसके साथ है ये आज तक स्पष्ट नहीं है। दक्षिण पंथी के साथ है कि वामपंथी के साथ है। अगर आप दक्षिण पंथ के साथ है तो वही क्लियर करिए कि अमेरिका के साथ हम खुलेआम है, हम उनकी नीतियों को मानते हैं और नीतियों को नहीं मानते। लेकिन जो हमारे भारत की जो भौगोलिक और स्थिति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो अमेरिका से डायरेक्ट मेल नहीं खाती है। वो हमारे, और गांधी जी एक बात कहा करते थे कि पड़ोसी के मूल्य पे दूरस्थ की सेवा नहीं की जा सकती। ईरान से हमारे संबंध है और ईरान से हमारा पेट्रोल आता है, पाइपलाइन आती है, गैस आता है, 80% ईंधन हमारा ईरान से आता है। ऐसी स्थिति में हम ईरान से खुला मोर्चा नहीं ले सकते हैं। और हमारे इंटरनेट कनेक्शन के पाइपलाइन सब लाइन सब ईरान के माध्यम से ही आके आती है। प्रोफेसर उपाध्याय, आपके पास दोबारा आता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपके संज्ञान में जो एक बात जानना चाहता हूँ कि तमाम पत्रकारों को, मीडिया को जब प्रोस्टिट्यूट कहा गया एक मंत्री द्वारा, कैबिनेट मंत्री द्वारा, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी भर्त्सना नहीं की, गृह मंत्री ने भर्त्सना नहीं की। शिखा त्यागी जी, आपको इसके बारे में क्या कहना है? इस प्रकार की जो अवमूल्यन हो रहा है आम जनता पर क्या पड़ने जा रहा है? मैं अभी इस बात को प्रोफेसर उपाध्याय से दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आप इसको, जैसे प्रोस्टिट्यूट कहा, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं प्रोफेसर उपाध्याय? देखिए, ये वर्तमान जो स्थितियां हैं और निश्चित रूप से वो चिंताजनक है। और हमने जैसा कहा कि जो अवमूल्यन की राजनीति हो रही है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये मर्यादित तो नहीं कहा जा सकता। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, हमें भाषा की मर्यादा तो रखनी हो। हमारा लोकतंत्र लगभग 75 वर्षों का हो चुका। हालांकि लोकतंत्र के इतिहास को हम जब देखें, मैग्ना कार्टा संधि जब 1215 में इंग्लैंड के राजा के साथ वहां की जनता ने किया, तब से ही लोकतंत्र की शुरुआत है। तो वहाँ 800-900 साल पुराना लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र मात्र 75 वर्ष का ही है। तो तुलनात्मक दृष्टि से हमारा लोकतंत्र उतना परिपक्व कभी नहीं है। और हमारे यहाँ जो हमारा देश है गुलाम रहा बहुत दिन तक, और हम कहते रहे कोई निपो हमें कहानी। तो अगर जनता जागरूक नहीं होगी और अपने अधिकारों को नहीं समझेगी, कर्तव्यों को नहीं समझेगी और रिएक्ट नहीं करेगी गलत बातों पर, किसी के भी गलत बात, कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करे, गलत करे, तो अगर वो सामान्य रूप से लेगी तो ये मैं समझता दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को भी अंदर जागरूकता आनी चाहिए। और खास तौर से हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया चैनल्स हैं या समाचार पत्रिकाएं हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जनमत बनाने का काम मीडिया करती है, जिसको आज हम गोदी मीडिया का नाम दे रहे हैं। आजकल वो जो है मुडानी मीडिया भी कहा जा रहा है, मोदी प्लस अडानी। तो ये किसी पूंजीपति के हाथ में या पूंजीपतियों के हाथ में मीडिया का जाना देश के लिए हितकर नहीं है। और ऐसे में छोटे समाचार पत्र, छोटे चैनल, यूट्यूब या सोशल मीडिया की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबकी जिम्मेदारी बनती है, सभी राजनीतिक दलों का भी और समाचार पत्रों का भी, मीडिया हाउसों का भी, सभी पत्रकारों का। क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े बड़े लोग थे, मदन मोहन मालवीय थे, गांधी जी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, अबूरा विष्णु पराड़कर थे, गर्दे जी थे, माखन लाल चतुर्वेदी जी थे, तब बड़े बड़े पत्रकार थे। और इन सब लोगों ने देश को बनाने का काम, सबके प्रयास से ही देश बना और देश आजाद हुआ। इस आजादी को बड़ी मेहनत से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़के प्राप्त किया है। और गांधी जी, महात्मा गांधी जी जिस अंग्रेज साम्राज्य 200 साल तक हमारे भारत पे शासन कर रहा था, जिसका सूर्य नहीं अस्त होता था, उसके सूर्य को अस्त करने का काम गांधी जी ने किया अपने अहिंसा के बल पर। और उन्होंने जो जनमत बनाया उसके दम पे, वो आसान काम नहीं था। अगर आप वियतनाम को देखें तो वियतनाम में कितनी हिंसा हुई, कितना केमिकल वार हुआ, कितने लोग मरे, उसकी तुलना में भारत में इतने लोग नहीं मरे और गांधी जी ने बचाया। सही कहा प्रोफेसर उपाध्याय। मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ। आपने एक महत्वपूर्ण बात की, राहुल गांधी ने जो गद्दार या ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल किया, उसको पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखा जाना। शिखा त्यागी जी, आपका इस पर क्या कहना है? प्रोफेसर उपाध्याय ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है, मैं नहीं समझती कि राहुल ने कुछ गलत कहा है, क्योंकि अभी तक ना पिछले 12 साल में जो राजनीतिक स्तर गिरा है और मीडिया का स्तर भी गिरा है, तो उसमें राहुल अगर अब कुछ ऐसे ही शब्द बोल भी रहे हैं रूलिंग पार्टी के लिए, मैं नहीं समझती उसमें कुछ भी गलत है। क्योंकि आम जनता का भी स्तर वहां तक गिरा है, वो भी वही भाषा समझती है। क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी को सक्सेस मिल रही है और उनकी हर हरकत पे लोग तालियां बजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनमानस है उसका भी माइंड पॉल्यूटेड
हो चुका है। तो अल्टीमेटली हमें भाषा तो वही बोलनी पड़ेगी जो जनमानस को समझ में आती है। बात हम अपनी करते हैं लेकिन भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नहीं समझती राहुल गलत कह रहे हैं, बल्कि वो ठीक ही कह रहे हैं। रूलिंग पार्टी को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं, उन्हीं की जबान में उनसे बात। गाँव में हूँ, यहाँ बिजली की दिक्कत है, आज सुबह से बिजली नहीं है, थोड़ा ऐसे अटपटा सा हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ किस प्रकार की चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हो रही। एक सरकार मैं आपको हमारे पास मीडिया आई। की एक और बात बताती हूँ कि जी। यहाँ गांव में छोटे छोटे रिपोर्टर अब पैदा हो गए जो यूट्यूब या किसी भी अखबार में कुछ भी लिख देते हैं या छाप देते हैं, या यूट्यूब में कुछ भी नहीं करते हैं तो वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ भी डाल के ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप कहाँ कहाँ क्या क्या चेक करेंगे? मैं 3 दिन से इस चीज में उलझी हूँ। 4 रिपोर्टर्स हैं जो हमारे आसपास इसमें एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं, और जब से मैंने उनको ढूंढा है वो सब भागे भागे। आप कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी कुछ नहीं हम ठीक कर सके। ठीक है, शिखा जी बहुत निराश हो चुकी हैं। शिखा जी कह रही हैं कि इसका कैसा असर हो रहा है। हमारे साथ चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज जो राजनीतिक विमर्श का स्तर गिर रहा है, उनके आकलन में इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कितना जिम्मेवार है? श्रीवास्तव जी जो एक अपने में वकील हैं और एक वृहद दृष्टि रखते हैं बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर। जी प्रणाम सर, पहले क्षमा चाहूंगा मैं थोड़ा लेट हो गया। राजनीति का असर है ना जो गिर रहा है, इसका जो मूल कारण है वह है विचारधारा की जगह जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, कटु भाषा और अनैतिक व्यवहार ने ले। तो सबसे बड़ा कारण तो राजनीति का जो स्तर गिर रहा है वह है अनैतिक व्यवहार और कटु। आगे अगर आप चुनावी राजनीति में गिरावट की बात कर रहे हैं तो चुनावी सभाओं में जनहित के मुद्दों के बजाय विरोधियों की आलोचना, भ्रामक प्रचार और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का अंबार, कई ऐसी चीजें मिल करके देश की राजनीति की दिशा को गलत दिशा में तय कर रहे हैं। इससे हमारे देश की जो गरिमा है वह विश्व स्तर पे भी गिर रहा है। जिस तरीके से अभी आपने बंगाल चुनाव देखा, आगे राजनीतिक शुचिता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे हमें विचार करना। अभी आपसे पूर्व वक्ता प्रोफेसर अनिल उपाध्याय और श्रीमती शिखा त्यागी जी ने ये कहा कि जो राहुल गांधी ने परसों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहा क्योंकि वो संविधान के साथ अन्याय कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, और उन्होंने उसको सही ठहराया। राहुल गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं कही। आपका इस पर क्या मत है? राजनीति में देखिए, मैं पहले अभी जस्ट यही बोला कि आरोप प्रत्यारोप में आसान ले। अब ये उनको कहेंगे गद्दार, वो उनको कहेंगे गद्दार, वो उनको संविधान विरोधी कहेंगे, वो उनको संविधान विरोधी कहेंगे। है कौन? इसका निर्णय कौन करे? इसका निर्णय अगर आप सर्वोच्च न्यायालय को देते हैं तो आज सर्वोच्च न्यायालय भी इसका निर्णय करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। सवाल ये है कि राहुल जी ने अगर गद्दार कहा है तो वो उनकी अपनी बात हो सकती है, बट मेरा ये कहना है कि धन बल, दल बदल, अवसरवादिता, अनुशासन की कमी और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में अब आम होती जा रही है। इसके लिए अकेला राहुल गांधी कुछ नहीं कर, इसके लिए पूरे देश को एक साथ आवाज। मतलब ये है कि जो आप कह रहे हो कि नैतिक स्तर गिरता जा रहा है राजनीति का, तो उसके लिए तो समाज भी जिम्मेवार होगा, क्योंकि समाज में अगर नैतिक स्तर गिरेगा तभी राजनीति का स्तर गिरेगा। जब समाज के लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो राजनीति में स्तर गिरता। मैं रोकूंगा आपको। समाज जिम्मेदार क्यों? बड़ा स्पष्ट है कि धारा ऊपर से बस। एक हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते, उन्होंने किसी से कभी नहीं कहा कि आप एक वक्त भूखे रहिए। सबसे पहले उन्होंने अपने घर में ये निर्णय लागू किया और उनको ये घर वालों ने भी कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन माननीय शास्त्री जी ने यह बात कहा कि जब हमारे देश के लोगों को पता चलेगा कि उनका प्रधानमंत्री भूखा सो रहा है, तब पूरे देश ने एक वक्त का खाना छोड़ा। किसी से शास्त्री जी ने कहने नहीं गए, कोई प्रचार प्रसार करने नहीं गए, वो सबसे पहले अपने घर में खाना। तो राजनीतिक शुचिता ऊपर से आएगी, जनता इसमें शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जनता इसकी कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हमारे नेता है। आपने सही कहा, लीड बाय एग्जाम्पल। मैं प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी के पास वापिस आना चाहता हूँ। नहीं, इस बीच में हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रकांत श्रीवास्तव जी ने कहा कि लीड बाय एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री को एग्जाम्पल देकर खुद ही अपने ऊपर व्यवहार करना चाहिए और
ये एक बहुत बड़ा कारण है कि राजनीतिक विमर्श भी गिर रहा है, क्योंकि वो स्वयं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरे लोग क्यों न करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ताजा उदाहरण है कि उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदिए, विदेशी यात्राओं पे मत जाइए और बचत कीजिए, घर से काम कीजिए, और वो स्वयं विदेश यात्रा पे चले। और वहां पर जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, वहां कहीं नहीं लगता कि वो मित व्यक्ता कर रहे हैं। तो आपका इसके बारे में राजनीतिक विमर्श के स्तर का गिरना, लीड बाय एग्जाम्पल का न होना, इसके बारे में आपका क्या कहना है प्रोफेसर अविनाश? सतीश सर, मुझे कुछ पुराना इसलिए याद आ रहा है, एक टाइम जिस समय राम मनोहर लोहिया या वाजपेयी साहब थे, या बहुत पहले मुझे याद है कि पीलू मोदी जी, जिन्होंने कभी लिखा था जुल्फी माय फ्रेंड, उनको याद करके और आजकल के दोनों तरफ से देखिए, जो भी रिसेंटली हुआ वो बिल्कुल पर्सनल अटैक था। तो सबसे पहले तो यह है कि पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास विट है, रिपार्टी है, सटायर है, इन चीजों का अगर आप ठीक से इस्तेमाल करें तो आप सारा कुछ कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई आपके प्रोमिसेस हॉलो हैं। आप कहते हैं लोगों को कि विदेश यात्रा ना करो, लेकिन खुद कर रहे हैं। आप जिस दिन लोगों को कह रहे थे कि फ्यूल का कम इस्तेमाल करें, तो उस समय प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर में जो है एयर शो देख रहे थे। अब वहां पे एयर शो शायद अगर हम चाहें तो कह सकते हैं अवॉइडेबल। इसी तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल है कि आप जो लोगों को या जनता को बोल रहे हैं उस पे, और भाषा का जो है कहते हैं भाषा की रिस्पेक्ट ना करना, वो हमारे महामानव साहब से शुरू हुआ, जिस समय हम जो है मंगलसूत्र, मटन, मछली सब, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जो जवाब आए, अगर हम किसी को कोई वर्ड ट्रेटर या गद्दार बोलेंगे, वो भी किसी तरह मान्य नहीं है। मैं इसलिए शुरू हुआ था कि पुरानी डिबेट में जहां लोग ऑपोजिशन की बात सुनना चाहते थे, मैं आज भी कहता हूं कि मनोज कुमार झा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, आज भी उनका जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी जो स्पीचेस हैं, सुनने वाली हो सही हैं। मुझे लालू प्रसाद यादव भी याद हैं कि जब वो सटायर करते करते पर्सनल हो जाते थे, लेकिन स्तर इतना नहीं गिरा था जितना आज गिरा हुआ है। हमारे पास चीप गिमिक्स जो है ना, वो हम सबको पॉलिटिक्स में छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि चाहे आप ऑपोजिशन हैं, चाहे आप रूलिंग पार्टी में हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में दोनों तरफ की बात, जो सकारात्मक बात है, वो दोनों तरफ की सुनी जानी चाहिए, उन पे अमल होना चाहिए। वी मस्ट टेक कॉग्निसेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड इन पॉजिटिव जॉनरा। तो वो आज नहीं हो रहा। ये कहना कि जो भी हुआ वो पब्लिक रिएक्शन या पब्लिक एंगर का रिएक्शन है, उसमें एक सीमा, एक लक्ष्मण रेखा हमें कभी भी लांघनी नहीं चाहिए। आज इसके बाद आपको याद है कि कोई पुराना ढूंढा था कि उनको निकाल दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर साहब कुछ बोलते हैं एक हमारे आर्मी स्पोक्स पर्सन के लिए, तो कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर दूसरा कोई बोल रहे तो फिर बहुत बड़े रिएक्शन है, और मीडिया उनके साथ में है। ये सब चीजों के लिए पार्लियामेंट सैक्रोसेंट है सर, और हमें सबको उसका रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, ताकि हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं तो आगे ले जाना चाहिए। प्रोफेसर अविनाश सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए। अब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन जब शुरू होता है, अगर आपको याद दिलाऊं, मियां, आप कौन थे? कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उनके लिए मियां। आपको जेम्स लिंगडो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, तो जेम्स लिंगडो। आपने बंगाल में देखा कि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ओ दीदी ओ दीदी दीदी ओ दीदी जी। तो मेरा कहना यह है, अब मैं प्रोफेसर उपाध्याय के पास आना चाहता हूँ कि आप इसको, जो लक्ष्मण रेखा का अभाव है, वो कैसे खींची जा सकती है, कैसे मजबूर किया जा सकता है, इस पर आप कुछ अपना मत दी। प्रोफेसर अनिल उपाध्याय। देखिए, अविनाश सिंह जी ने बहुत गंभीर बात कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, एक मर्यादा की सीमा होनी चाहिए कि उसको उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और कहा ही जाता है कि अनक्लीन पार्टीज इज रिस्पांसिबल फॉर मॉरल रिग्रेशन।
अपवित्र राजनीति नैतिक पतन का कारण होता है। और वर्तमान समय में कोई पवित्र राजनीति हो रही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी भी चीज में, चाहे लोकतंत्र का मामला हो, चाहे संविधान का हो, चाहे जुडिशरी निर्णय का हो, और सभी संवैधानिक संस्थाओं के फैसले या जो कार्रवाइयां हो रही उसको लेकर जनता में तमाम तरह का भ्रम है। महात्मा गांधी के पास एक महिला एक बार गई कि हमारा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, तो इसको मना करिए, तो गांधी जी का 1 हफ्ते के बाद आओ। फिर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने फिर यही बात कही कि हाँ गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो पहले आपने क्यों नहीं कहा? कि मैं खुद गुड़ खाता था। तो कहने का मतलब है कि कथनी और करनी का अंतर नहीं होना चाहिए। जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया सीके श्रीवास्तव जी ने, बहुत सही उदाहरण दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की पूरा जीवन पारदर्शी जीवन था, कहीं से उनके अंदर कथनी करनी में अंतर नहीं, महात्मा गांधी से पूरा प्रभावित। तो वर्तमान राजनीति में ये कोई भी सीमा रेखा का पालन नहीं किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि कोई मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। और मीडिया का भी भूमिका इसमें बड़ा गड़बड़ है। इसकी हम मीडिया का भी बात करें, हम मदन मोहन मालवीय जी की चर्चा करें कि महामना मदन मोहन मालवीय को जब हिंदुस्तान अखबार का संपादक बनाया गया, राजा रामपाल सिंह काला कांकर ले गए, तो उन्होंने शर्त रखी कि हमारे किसी भी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिस दिन आप करेंगे उस दिन मैं छोड़ दूंगा। और 2 साल के बाद उन्होंने जो है ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने छोड़ के फिर लीडर अखबार ज्वाइन कर लिया, उन्होंने छोड़ दिया कि भाई आपने अपने सीमा रेखा तोड़ दिया। तो आज की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में कोई सीमा रेखा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण का या शब्दों का कोई प्रभाव जनता के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कि वो दिन भर में 5 बार सूट बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, करोड़ों कपड़े बदलते हैं। एक तरफ तो आप नैतिकता, ईमानदारी, चरित्र की बात करते हैं, दूसरे बात वो लोग जो महाभ्रष्ट हैं उनको आप प्रश्रय देते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ तमाम आरोप थे भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में, और वो कांग्रेस से जब वो भाजपा में गए तो सारा पाप उनका धुल गया। वही हाल बंगाल में आप देखिए, भाषा की कोई मर्यादा बंगाल में और आसाम में नहीं रखी गई। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, डंडा कर दूंगा, क्या कर दूंगा, जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि हम चैनल पे आपके भाषा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो राजनीति का अवमूल्यन केवल यही नहीं हुआ। और आप दिल्ली में आप देखिए, अनुराग ठाकुर ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, गोली मारो सालों को, ये क्या उचित था, सही था? अरे संविधान है, कानून है, अगर कोई संविधान के विरुद्ध काम करेगा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है, वो कार्रवाई करेगा, हाई कोर्ट है, तमाम जुडिशरी प्रोसेस है। लेकिन इन लोगों ने सारा ठेका अपने ऊपर ले रखा है, जिसको चाहेंगे देशद्रोही बना देंगे, जिसको चाहेंगे राष्ट्रभक्त डिक्लेयर कर देंगे, और कोई सीमा रेखा नहीं है, न कोई मर्यादा है, न कोई लक्ष्मण रेखा का पालन किया जा रहा है, और भाषा के बारे में तो कहना ही नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार एक चैनल के इंटरव्यू में राजीव शुक्ला का इंटरव्यू ले रहे थे, कुछ साल पहले मैंने देखा था, तो उसमें कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने तो बचपन में ही घर छोड़ दिया था। फिर उनके पास बीए और एमए की दोनों डिग्री आ गई, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए भी कर लिया उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैंने पीएचडी किया है, डिलीट किया है, हम लोग एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, स्टूडी काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। कोई भी डिग्री आप बता दें डिक्लेयर कर, इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और आज सुप्रीम कोर्ट आज तक उस पर कोई फैसला नहीं दे रहा। सब डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, सबको डर है कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न कर दे, तो भय के कारण सब लोग डरे। और मोदी जी, प्रोफेसर उपाध्याय, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम सब पैनलिस्ट को 1-1 मिनट का समय देते हैं। ये पूछता हूं मैं, इसके लिए आप किसको ज्यादा जिम्मेवार मानते हैं जो आज राजनीतिक विमर्श गिर गया है? सबसे पहले शिखा जी, आप अपना मत दें। देखिए, ये नया भारत है, और नए भारत में सत्ता में रहना है, येन केन किसी भी प्रकरण से सत्ता में रहना है। उसमें भाषा या किसी तरह की लक्ष्मण रेखा का कोई रोल नहीं, सिर्फ सत्ता में रहना है, सनातन का है, एंड दैट्स इट। धन्यवाद। मैं अब आप यही बात चंद्रकांत जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किसको जिम्मेवार कहते हैं, जो सत्ता में है या जो विपक्ष में है? मैं सत्ता या विपक्ष की बात आप एक लाइन में पूछ रहे हैं, मैं एक लाइन में दूसरा उत्तर देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज वर्णित है। हर आदमी अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। इसके लिए हमें फिर से अलख जगानी होगी, नैतिक मूल्यों की पुनर्रचना। जिम्मेदारी तो सब, हमाम में सब नंगे। आपने पूछा कौन जिम्मेदार है, एक लाइन में हमाम में सब। धन्यवाद। यही बात मैं प्रोफेसर अविनाश सिंह जी से पूछना चाहूँ। सतीश, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साहब, इंडिया आज भी एक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक है। उसको हम कोई एक सत्ता में रहने के लिए जो कलर दे रहे हैं वो हमारे सबके लिए नुकसानदायक है। एक सीधी सी बात, दोनों तरफ से रेस्ट्रेन जरूरी है, और
अगर रिस्ट्रेन आएगा, हम आपकी रिस्पेक्ट करें, आप हमारी रिस्पेक्ट करें, ताकि लोगों का काम आगे चल सके। आज जनता के काम बंद हैं, नौटंकी थोड़ी सी ज्यादा है जो नहीं होनी चाहिए। यही बात प्रोफेसर अनिल उपाध्याय को लास्ट पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है? निश्चित रूप से सत्ता में जो है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और मुझे लगता है कि 2014 से लेकर 24 तक 10 साल तक तो विपक्ष का गला ही घोंट दिया गया था, विपक्ष प्रतिपक्ष की मान्यता भी नहीं दी गई थी। वो तो भला हो कि 2024 में कांग्रेस 99 सीट के साथ प्रतिपक्ष के नेता बने राहुल गांधी, और एकमात्र राहुल गांधी इस समय जो है खास तौर से वो पूरे विपक्ष की आवाज हैं, सबके आशा के केंद्र हैं, और वो आवाज उठा रहे हैं जो अब भाजपा के लोगों को, सत्तारूढ़ दलों को, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और आवाज तो उठनी ही चाहिए लोकतंत्र में, जब तक आवाज नहीं उठेगी सत्य को उद्घाटित नहीं किया जाएगा। और ये काम तो मीडिया को भी करना चाहिए, लेकिन मोदी मीडिया जो है आजकल गोदी मीडिया बन चुकी है, और मोदी मीडिया मोडानी मीडिया बन चुकी है, मोदी और अडानी की मीडिया। इस समय, ऐसे समय बड़ा संकट का समय है, वैचारिक शून्यता का कालखंड चल रहा है। ऐसे समय में आम जनता को आगे आना पड़ेगा, और आम जनता को आगे आकर अपनी बात को कहनी होगी, और सत्य का समर्थन करना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। नहीं तो अंधेरा चारों ओर कायम हो गया, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि सच का समर्थन करना होगा, बात करना होगा। उपाध्याय जी ने कह दी। हमारा समय समाप्त हो रहा है। मैं मीडिया मैप के सारे दर्शकों से ये कहूंगा कि अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत को बढ़ाएं। देखिए, बात हम स्पष्ट कर रहे हैं। जहां हमारे पूर्व वक्ता उपाध्याय जी ने कहा कि जनता को जगना होगा, आप ही को जगना होगा, हमारे साथ आए। मीडिया मैप की कोशिश रहेगी कि हम इन मुद्दों को उठाते रहें, पर चर्चा करते रहें और आपका सहमति प्राप्त करते रहें। आज के लिए इतना ही। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, दर्शकों को धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।